हाँ भाई, क्या हाल है आप सभी के। चलिए अच्छे हैं। चलो तो जैसा कि आपको पता है अपना चैप्टर वही 16 कंटिन्यू है, पाचन एवं अवशोषण। ठीक है। और पाचन एवं अवशोषण में जो हमारी बात चल रही थी वो ये चल रही थी। ठीक है। तो देखिए, पाचन एवं अवशोषण जो हमारा चैप्टर है 16, उसमें हमने कल क्या इंपॉर्टेंट बात की, वो ये की कि आखिर भोजन का पाचन मुख में किस प्रकार होता है। ठीक है। तो वहां तक कल हमने इसकी बात कर ली थी और वहां हमने एक बात देखी, वो क्या देखी कि जो मुख होता है उसमें लार स्रावित होती है लार ग्रंथियों से। ठीक है। और लार में होता था मुख्य रूप से टाइलिन एंजाइम, जो केवल भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट अर्थात स्टार्च का डाइजेशन करता था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखा कि जो भोजन मुख में डाइजेस्ट होने के बाद उस पदार्थ को हम बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस। तो ये शब्द भी आप जरूर याद रखना, बोलस वाले शब्द को। ठीक है, कि बोलस क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि वह भोजन जो मुख में डाइजेस्ट होने के बाद हमारी ग्रास नाल में जाता है उसे हम बोलस कहते हैं। ठीक है। अब वहां नेक्स्ट क्या होगा भाई, कि जैसे ही भोजन मुख में डाइजेस्ट होगा उसके बाद वह भोजन जाता है ग्रास नली में, और ग्रास नाल में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, तो वो डायरेक्ट पहुंचता है आमाशय में। कहाँ पहुंचता है? आमाशय में। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होती है वो होगी आमाशय में पाचन। ठीक है, सेकंड नंबर हेडिंग। हाँ चलो, हम ABC करके चल रहे थे तो ये बी हेडिंग। ए हेडिंग थी मुख में पाचन और बी है आमाशय में पाचन। ठीक है। तो बस लिखते चलिए, फिर इसको हम एक अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बोलस जैसे ही आमाशय में पहुंचता है तो गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावण होता है, जो जठर ग्रंथियों को उत्तेजित कर जठर रस का स्रावण करवाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जठर रस में 99% जल। ठीक है। हाँ, HCl, पेप्सिनोजन व प्रोरेनिन आदि होते हैं। एक बार आप नोट कर लो, नोट करने के बाद हम पूरी चीज क्लियर समझेंगे। ठीक है। जो जो मैं थ्योरी लिखा रहा हूं वही आपको लिखते हुए चलनी है। ठीक है भाई। हाँ, तो नेक्स्ट हम हेडिंग लगाएंगे इसी में HCl के कार्य। ठीक है। तो नंबर 1, यह
भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। दूसरा, यह निष्क्रिय पेप्सिनोजन व प्रोरेनिन को सक्रिय करता है। थर्ड है, यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। और नेक्स्ट है, यह भोजन के कैल्शियम युक्त कठोर भाग को गलाता है। ठीक है, ये है भाई HCl के कार्य। ठीक है, ये HCl के कार्य लिख दिए। अच्छा, एक पॉइंट आप यहां भी लिख सकते हैं, इसका pH जो होता है ना जठर रस का, वो 1.8 होता है। ये जठर रस का pH है 1.8। तो ये HCl के कार्य हो गए। नेक्स्ट आपको लिखना है पेप्सिन, क्योंकि तीन चीज हमें मोस्टली देखनी थी ना इसमें जठर रस में, एक तो HCl, एक पेप्सिनोजन और एक प्रोरेनिन। ठीक है, तो हम डायरेक्ट पेप्सिन लिख देते हैं, फिर पूरी बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है, जो भोजन की प्रोटीन को प्रोटियोज प्लस पेप्टोन्स में पचाता है। फिर दो हम समीकरण लिख देंगे यहां पर, पेप्सिनोजन पेप्सिन, ये रहेगा यहां पर HCl, और इसके जस्ट आगे आप नीचे लिख देना प्रोटीन प्रोटियोस प्लस पेप्टोन्स, और यहां एंजाइम आएगा पेप्सिन। ठीक है, इतना आप नोट करो पहले, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। चलो यहाँ, चलो नहीं आएगा, वो लाइन रह जाएगी थोड़ी बहुत, या एक और लिख दूं है, चलो लिख देते हैं, एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, पूरी लाइन आ जाएगी। प्रोरेनिन, ठीक है, प्रोरेनिन में आप लिखेंगे HCl प्रोरेनिन को रेनिन में बदल देता है, जो दूध की कैसीन प्रोटीन को पैराकैसिनेट में बदल देता है। ठीक है, समीकरण यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखेंगे हम। अच्छा, एक पॉइंट लिख लेंगे,
प्रोरेनिन, रेनिन, वही HCl। नेक्स्ट समीकरण यहां पर लिख रहा हूं मैं, ये है कैसीन, जिसको बोला जाता है दुग्ध प्रोटीन। ये चेंज हो जाती है पैरा कैसिनेट में, और ये पैरा कैसिनेट प्लस कैल्शियम मिलकर बनाते हैं कैल्शियम पैरा कैसिनेट, जिसको आप दही जैसा पदार्थ बोल सकते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, ये लास्ट में जो शब्द है वो कैल्शियम पैरा कैसिनेट है यहाँ पर ना, याद रखना आपको। चलो फिलहाल आपके पास 1 मिनट का टाइम है, इस पूरी थ्योरी को बिल्कुल डिटो इसी प्रकार उतारिए। ठीक है, बहुत ही शानदार नोट्स आपके लिए बन रहे हैं, आप देख सकते हैं ना, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल सटीक लाइन। कोई भी हम इम्पोर्टेंट चीज जो है वो NCERT के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हैं। समझ में आ गई बात? हाँ, बिल्कुल फुलफिल 101% आपके लिए ये जो कंटेंट है वो दिया जा रहा है। ठीक है, समझ रहे ना? आपको कहीं भी इस प्रकार का कंटेंट नहीं मिलेगा, कंटेंट, क्योंकि आप ऐसा नहीं, आप कई ऑनलाइन वीडियो भी देखते होंगे तो, लेकिन वहाँ क्या है, हमें केवल समझाया ही जाता है, लेकिन हम आपके लिए पूरे नोट्स मतलब बिल्कुल थ्योरी सटीक जो है हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो आप भी मेहनत करते हुए चलो, है ना भाई? बिल्कुल इसी प्रकार लिखते चलो, नोट कर लो, फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। उतार लिया है ना? चलो देखिए भाई, अब ध्यानपूर्वक आप मेरी बात को समझो। जो मुख में डाइजेशन हुआ था, तो आपको पता ही है कि मुख में कैसे हुआ था, लार के माध्यम से हुआ था। लार ने टाइलिन एंजाइम था जिसने स्टार्च को डाइजेस्ट किया, है ना? तो अब जो मुख में पचने के बाद जो बोलस बना, वह बोलस डायरेक्ट जाता है कहाँ? आमाशय में। कहाँ जाता है? आमाशय में जाता है। ठीक है, तो आमाशय में जैसे ही वो पहुंचता है ना, तो आमाशय की जो, मैंने आपको एक बार जब मैंने आमाशय की संरचना बताई थी, तो मैंने वहां पर आपको कुछ कोशिकाएं, उसमें जी सेल आपको बताई थी। जी कोशिका, भित्तियों की जो श्लेष्मा होती है या जठर भित्ति जो होती थी, वहां मैंने कुछ अर्जेंटाफिन, ऑक्जेंटेक, है ना, चीफ कोश का, मुख्य कोश का, ये बताई थी ना, जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित करती हैं। ठीक है, तो वही बात ध्यान समझो, जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचा तो वहां क्या हुआ कि एक गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावन हुआ। उस गैस्ट्रिन हार्मोन ने क्या किया? जठर ग्रंथियों को एक्टिवेट किया, और जो जठर ग्रंथि होती हैं वो किसका स्रावन करती हैं? जठर रस का स्रावन करती हैं। ठीक है, अब जो ये जठर रस होता है उसमें क्या होता है? जल, HCl, पेप्सिनोजन व प्रोरेनिन आदि मुख्य रूप से पाए जाते हैं, है ना? क्या क्या पाए जाते हैं? जल, HCl, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे जठर रस में पाई जाती हैं, और इस जठर रस का जो pH होता है वो 1.8 होता है ड्यू टू HCl। बहुत ही कम pH, इसका मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक माध्यम का ये होता है। समझ में आ गई बात? तो इसका pH कितना? 1.8। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं इनके कार्य। भाई
जो हमारे जठर रस में एंजाइम है, जो भी या मैटर है, अब उसका कार्य ही तो हमें देखना है, क्योंकि वही तो भोजन का क्या करेंगे, अब डाइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे HCl के बारे में। तो HCl के जो कार्य हैं ना, वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि HCl के कार्य बताओ। तो देखो क्या क्या कार्य होते हैं। एक तो ये क्या करता है, ये भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, क्योंकि खुद अम्लीय माध्यम का होता है ना, तो ये भोजन के माध्यम को क्या है, अम्लीय। क्योंकि आपको याद होना चाहिए, जो आपका भोजन था वो मुख में उदासीन हो गया था। किसने किया था? लार में उपस्थित बाइकार्बोनेट आयन ने किया था ना, आपको सभी को पता है। लार में उपस्थित जो बाइकार्बोनेट आयन था ना, उसने भोजन के अम्लीयता को खत्म किया था ना, ठीक है। लेकिन आमाशय में जब भोजन पहुंचा तो उसको वापस से क्या कर दिया गया, अम्लीय बना दिया गया। किसने बनाया? HCl ने, ठीक है। तो पहला काम। दूसरा काम मैंने आपको पहले भी बताया है और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, बायोलॉजी के किसी भी शब्द में यदि बाद में नोजन लगा हुआ हो और स्टार्टिंग में प्रो लगा हुआ हो, बात समझो, बायोलॉजी के किसी भी शब्द में पीछे नोजन लगा हुआ हो और पहले प्रो लगा हुआ हो, तो समझ लेना वह अपने निष्क्रिय रूप में है। और यदि आप नोजन और प्रो शब्दों को हटा देंगे तो वही किस रूप में बदल जाएंगे, सक्रिय रूप में। समझ में आ गई बात? तो देखो यहाँ पे जो पेप्सिनोजन है उसमें नोजन लगा हुआ है, प्रोरेनिन में प्रो लगा हुआ है। देखो स्टार्टिंग में तो प्रो शब्द हो या बाद में नोजन हो, ये निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। तो ये जो मुख्य कार्य इसका HCl का क्या होता है कि जो इसमें निष्क्रिय एंजाइम होते हैं जठर रस में, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन दोनों को ये क्या करता है, सक्रिय करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भोजन में उपस्थित जीवाणु को भी क्या करता है, नष्ट करता है। क्योंकि आपको सभी को पता है कि हमारे वायुमंडल में, हमारे हाथों में, हमारे भोजन में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, और यदि ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर या कोशिकाओं के अंदर पहुंच गए तो वो हमें बीमार कर देंगे। लेकिन हम रोज़ बीमार नहीं होते। रीज़न, क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया इस भोजन के साथ आए हैं उन सभी बैक्टीरियाओं को यहाँ पर नष्ट कर दिया जाता है कंप्लीट रूप से HCl के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट कार्य चौथा, कि यह भोजन के कैल्शियम युक्त कठोर भाग को गलाता है। मतलब भोजन में कुछ कैल्शियम का भाग होता है जो कि अत्यंत कठोर होता है, कोई भी डाइजेस्ट एंजाइम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, कोई भी पाचक एंजाइम उस भाग को नहीं पचा सकता। इसीलिए HCl उसे पहले ही क्या कर देता है, उसको गला देता है, नष्ट कर देता है, जिससे और कोई डाइजेस्ट एंजाइम उस पर आसानी से काम कर सके। समझ रहे हैं? तो ये चार इम्पोर्टेंट जो कार्य हैं वो किसके हैं भाई, HCl के कार्य हैं। समझ में आ गया आपको HCl के कार्य, ठीक है। हाँ, क्योंकि आप आमाशय में भोजन का पाचन देख रहे हैं ना, कि भाई आखिर भोजन का पाचन आमाशय में किस प्रकार होता है, ये बात हम देख रहे हैं। तो भाई आमाशय में तो मोस्टली जठर रस होता है, और जठर रस में ये कंटेंट होते हैं, ये मैटर होता है, जैसे जल है, HCl है, पेप्सिनोजन है, प्रोरेनिन है। मोस्टली हम तीन चीज़ों की बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या देखेंगे कि HCl का क्या कार्य है। क्लियर है? HCl के कार्य। अब उसके बाद जब HCl ने आपके निष्क्रिय एंजाइमों को एक्टिवेट कर दिया, सक्रिय कर दिया, तो उन सक्रिय एंजाइमों का भी कोई काम होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अब हम यहाँ हेडिंग लगाएंगे पेप्सिन, क्योंकि ये जो पेप्सिन है वो एक सक्रिय एंजाइम है। तो यहीं पर हम सब हेडिंग लगाएंगे पेप्सिन। तो पेप्सिन में आपको क्या लिखना है कि HCl सबसे पहले निष्क्रिय पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। देखो पेप्सिन, नोजन हट गया ना, केवल ओजन जो है, तो पेप्सिन रह गया ना, सक्रिय हो गया। अच्छा, सबसे पहले जो HCl है वो निष्क्रिय पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलेगा, और ये जो पेप्सिन है
अब जब ये पेप्सिन सक्रिय हो गया तो कोई ना कोई इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा, और वो इसका रोल क्या होता है कि भोजन में जो प्रोटीन होता है, मैं आपको बता चुका हूँ मुख्य रूप से भोजन के 3 कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो भोजन की जो प्रोटीन है उसे प्रोटियोज और पेप्टोन्स में बदल देता है या डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ हम लिखेंगे पेप्सिनोजन, जिसको HCl पहले पेप्सिन में बदलता है और वही पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोन्स में बदल देता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये काम हो गया कौन से एंजाइम का, पेप्सिन एंजाइम का। याद रह जाएगा आपको, अरे पे से पे मतलब प्रोटीन, तो प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोन्स में बदलने का काम करता है पेप्सिन एंजाइम। तो हो गया ना प्रोटीन का पाचन, आंशिक पाचन। नेक्स्ट है प्रोरेनिन। तो ये जो प्रोरेनिन है, जो कि प्रो लगा हुआ है, तो ये निष्क्रिय एंजाइम है, तो इसको भी HCl किस में बदलेगा, पहले सक्रिय रेनिन में। अब रेनिन जो एंजाइम है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है कि जो रेनिन एंजाइम होता है वो भोजन की प्रोटीन पर कभी भी काम नहीं करता, भोजन की प्रोटीन पर, ये केवल दूध की प्रोटीन पर ही काम करता है। जो हम दूध पीते हैं उसमें प्रोटीन होती है, और उस प्रोटीन का नाम होता है कैसीन। क्या होता है भाई, कैसीन प्रोटीन। तो इस कैसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम रेनिन का होता है। क्लियर है। तो इसका हम समीकरण यदि देखें तो सबसे पहले तो आप इसको सक्रिय करेंगे, सक्रिय करने के बाद जो हमारी दुग्ध की प्रोटीन है कैसीन, उसको रेनिन एंजाइम किस में बदलता है, पैरा कैसिनेट में। और ये पैरा कैसिनेट कैल्शियम के साथ मिलकर एक अर्धठोस पदार्थ बनाता है जिसे हम कैल्शियम पैरा कैसिनेट कहते हैं। और जो कैल्शियम पैरा कैसिनेट होता है ना, वो एक दही जैसा पदार्थ होता है। ठीक है, अब मैं आपको जनरली देसी भाषा में यूं बता दूं कि भाई जो हम दूध पीते हैं ना, उस दूध को हमारे आमाशय के अंदर दही में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो यही कारण है कि जो हम डायरेक्ट दही पीते हैं उसका पाचन इन कंपेरिजन टू मिल्क बहुत जल्दी होता है, आसानी से होता है। दही जो होती है ना, दही वो दूध से भी ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। लेकिन आपने गाँव में सुना होगा, हमारी मम्मी वगैरह ये कहती रहती हैं कि भाई अभी तूने दूध पिया है, कुछ खट्टा मत खाना, दूध फट जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। अरे भाई दूध तो फाड़ना ही है शरीर के अंदर भी, समझ रहे ना, दूध को फटना ही होता है। हम जो दूध पीते हैं ना उसको हम पहले दही में बदलते हैं, तब जाके उसका डाइजेशन हो सकता है, अन्यथा डाइजेशन नहीं होगा उसका। क्लियर है। तो अब आप मत डरा करें ऐसी बातों से, है ना भाई। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको तो ये सारी मेडिकल जो चीज़ें जो ऑथेंटिक हैं वो पता होनी चाहिए, है ना भाई। समझ में आ गई मेरी बात। तो यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया। कोई रह गया हो तो बच्चा आप उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, कर लिया नोट। चलो अब नेक्स्ट हम इसी में भी बात करेंगे, थोड़ी बहुत बात यहाँ पर रह गई है। अभी जो हमने देखा वो आमाशय में भोजन का, वैसे तो हमने डाइजेशन देख लिया, ठीक है, कि भाई किस प्रकार भोजन का डाइजेशन यहाँ पर होता है। तो भोजन का जो डाइजेशन है वो यहाँ मुख्य रूप से पेप्सिन और रेनिन के द्वारा होता था। ठीक है, अब यहाँ एक बात और है जो कि हमें कुछ एक्स्ट्रा रूप में लिखनी है, और वो एक्स्ट्रा रूप में क्या लिखनी है मैं आपको बता दूं। एक पॉइंट आप डायरेक्ट लिखना, मतलब एक लाइन छोड़कर आप डायरेक्ट पॉइंट लिखना। जठर लाइपेस एंजाइम दुग्ध वसा का पाचन करता है। ठीक है, तो ये है
दुग्ध वसा जिसको हम बोलते हैं ट्राईब्यूटाइरिन, इसको हमारा जठरीय लाइपेज बदलता है बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। जठरीय लाइपेज, इसको भी आप नोट कर लीजिए ना। नेक्स्ट पॉइंट, रेनिन सामान्यतः वयस्कों में नहीं होता। ये दूध को स्कंदित करने वाला एंजाइम है। भोजन आमाशय में 4 से 5 घंटे ठहरता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, भोजन आमाशय में मंथन होने के बाद कायम कहलाता है। ये सारे पॉइंट आप एक बार नोट कर लीजिए। मतलब क्या होता है कि पेप्सिन और रेनिन के अलावा यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक एक और एंजाइम बताते हैं जिसे हम जठरीय लाइपेज कहते हैं। अच्छा, लाइपेज जो एंजाइम होता है ना, आप याद रखो यहीं से, वो हमेशा ही वसा के डाइजेशन के लिए होता है। ठीक है। लेकिन आमाशय में जो लाइपेज होता है जिसको हम जठर लाइपेज कह रहे हैं, वह एक ऐसा एंजाइम है जो केवल दूध के अंदर जो वसा होती है ना, उसी वसा का डाइजेशन करता है। देखो, भोजन के साथ वसा होती है और एक दूध के साथ भी वसा होती है। तो भोजन में जो वसा होगी उसका डाइजेशन आमाशय में नहीं होगा, केवल दुग्ध की जो वसा होगी ना, जब हम दूध पिएंगे तो उसका डाइजेशन आमाशय में जरूर होगा जठर लाइपेज एंजाइम के द्वारा। ठीक है। तो ये भी आप उतार लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि जो रेनिन एंजाइम होता है वो वयस्कों में नहीं होता, मतलब हमारे अंदर नहीं होता। ये उनमें ज़्यादा एक्टिव होता है जब बच्चे केवल माँ का दूध पीते हैं। ठीक है। क्योंकि इसका काम क्या होता है, दूध को स्कंदित करने का। स्कंदित मतलब उसको जमाने का, यानी कि फाड़ने का काम होता है। लिखा हुआ है मैंने ना। तो ये है रेनिन एंजाइम, जो वयस्कों में नहीं होता, केवल छोटे बच्चों में होता है। और जो गाय के बछड़े होते हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा में रेनिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है। और जो भोजन है वो आमाशय में कितने घंटे ठहरता है, 4 से 5 घंटे ठहरता है। अब भोजन का हो गया डाइजेशन, जितना भी होना था आमाशय में। तो आमाशय में भोजन का मंथन होने के बाद, मंथन का मतलब है जो कुछ ये प्रक्रिया हुई है उनके बाद जो बोलस था ना, वो अब क्या कहलाया जा रहा है, कायम कहलाया जा रहा है। क्या कहलाया जा रहा है भाई, कायम। इसको याद रखना आप इस शब्द को, कायम। ये एच स्मॉल कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे तो ना आपसे पूछ लिया जाए कि कायम क्या है, तो आप आंसर देंगे जब भोजन आमाशय में डाइजेस्ट हो जाता है तो अब हम उसे कायम कहकर बुलाते हैं। बोलस क्या है, जब पाचन मुख में हो जाए तब उसे बोलस कह के बुलाते हैं। ठीक है। तो ये शब्द और ये लाइन आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक नोट और लिख लो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से क्वेश्चन के रूप में यहां आता है। आमाशय में ही नोट डाल के लिखो,
नोट, नोट लिखो, है ना, इसी प्रकार लिखना HCl एक तीव्र अम्ल है, HCl एक तीव्र अम्ल है, फिर भी ये आमाशय की भित्ति को क्षति नहीं पहुंचाता, क्योंकि इसकी भित्ति पर श्लेष्मा का मोटा आवरण होता है, जिसे HCl भेद नहीं पाता। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है बेसिक नॉलेज के लिए, कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, नोट कर लो पहले तो आप इसको, तब आप समझेंगे। मुझे पता है कुछ बच्चे तो मैं समझा रहा हूँ और वो लिखते ही रहेंगे, है ना, कुछ की होती है स्पीड स्लो, कोई बात नहीं, नोट कीजिए आप, है ना। कर लिया नोट, है ना। अब ध्यान से समझो, कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, आप अपने दिमाग में भी सोचते हैं, तो देखिए कि भाई HCl जो है वो सबसे प्रबल अम्ल माना जाता है ना, माना जाता है ना प्रबल अम्ल, उसका pH हम 0 मानते हैं, ठीक है, तो सबसे प्रबल अम्ल है। तो ये HCl तो भाई बहुत खतरनाक है, कोई भी चीज इसके पास आ गई तो उसको तो एक गला सकता है, नष्ट कर सकता है। लेकिन हमारे जो ऑर्गन्स हैं, आमाशय है जहां पर ये रहता है, भाई वो तो बहुत ही नाजुक है ना, तो उसको तो ये नष्ट कर देगा। लेकिन आखिर ऐसा क्या रीजन है कि HCl खतरनाक होने के बाद भी हमारी आमाशय की भित्ति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता? तो मैं आपको बता दूं, मैंने जब औतिकी कराई थी ग्रास नाल की आमाशय की, तो आपको याद है मैंने आपको इसके 4 लेयर बताई थी, सिरोसा, मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। म्यूकोसा को हिंदी में श्लेष्मा बोलते हैं। तो आमाशय की जो भित्ति होती है उसमें सबसे अंदर की तरफ श्लेष्मा परत का एक मोटा आवरण होता है, और उस श्लेष्मा के मोटे आवरण को जो HCl है ना वो भेद नहीं पाएगा, और जब वो भेद नहीं पाएगा तो ये यहाँ की कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाएगा और आमाशय को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो आमाशय को HCl से जो बचाता है ना वो श्लेष्मा का आवरण बचाता है। कौन बचाता है? श्लेष्मा का आवरण बचाता है। क्लियर है बात? ठीक है, तो भाई ये जो बात है ये हमारा कंप्लीट हुआ पूरे आमाशय में भोजन के डाइजेशन। नहीं आई बात समझ में? तो आपको पता चल गया कि आखिर किस प्रकार भोजन का पाचन आमाशय में होता है। ठीक है ना। जितने भी हमने पॉइंट देखे हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, बहुत ही नॉर्मल हैं। ठीक है, देखो पाचन की कार्य की चल रही है कि आखिर भोजन का डाइजेशन कैसे होता है। तो हमने ये देखा कि भोजन का डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल के निम्न अंगों में इस प्रकार होता है। पहला था माउथ और दूसरा है आमाशय। तो यहाँ पर हमने क्या नोट की बात, यह बात हमने नोट की कि जो माउथ होता है, मुख होता है, वहाँ तो केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, और जो आमाशय होता है वहाँ केवल प्रोटीन का पाचन होता है। आप बताइए, प्रोटीन के अलावा हमने किसी और का पाचन तो नहीं किया आमाशय में। वो दूध की बसाती भोजन की नहीं थी। ठीक है, आप कहीं जठरीय लाइपेज के बारे में सोच रहे हो।
अच्छा, जो हमारा माउथ था उसमें हमने केवल कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन किया था। तो आपको ये बात भी यहां याद रखनी है कि सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू होता है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये आती है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है मुख से शुरू, लेकिन प्रोटीन का पाचन शुरू होता है आमाशय से। ठीक है, प्रोटीन का पाचन आमाशय में ही होता है, छोटी आंत्र में होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में और छोटी आंत्र में होता है, समझ रहे हैं। और जो वसा होती है उसका मुख्य रूप से डाइजेशन केवल छोटी आंत्र में ही होता है। ये 3-4 चीज जो डिफरेंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं अपनी बेसिक नॉलेज के लिए, वो भी हमें समझ के यहाँ पे चलनी है। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी जो सिलेबस है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेबस होता है, समझ रहे ना। तो हमें कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है ना भाई। जितनी भी नॉलेज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी वो कराई जाएगी। आपकी कोई समस्या, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ। और यदि फिर भी आता है तो आप मेरे से पूछ लिया करें, आप कमेंट वगैरह ही नहीं करते, है ना। चलो, तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि आखिर भोजन का डाइजेशन मुख और आमाशय में कैसे होता है। देखो, मुख में तो भाई लार, टाइलिन एंजाइम याद रखो, और स्टार्च याद रखो जो इसको माल्टोज में बदल देता है ना। क्लियर है। आमाशय में हमें क्या याद रखना था कि गैस्ट्रिन हार्मोन, और वो क्या करता था, गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्टिवेट करता था, जो जठर रस का स्रावन करती थी। उसमें मुख्य रूप से HCl, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम थे। HCl के कार्य देखो, मुख्य कार्य एक ये था कि वो निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करता है, प्रोरेनिन और रेनिन को। फिर रेनिन नहीं, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को। ठीक है, तो पेप्सिनोजन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि नोजन और प्रो लगा हुआ हो तो वो निष्क्रिय होते हैं, और यदि आप इन शब्दों को हटा देंगे तो वो सक्रिय में बदल जाएंगे। तो पेप्सिनोजन में से नोजन हटाओ तो पेप्सिन रह गया, रेनिन, प्रोरेनिन में से प्रो हटाओ तो रेनिन रह गया। ये दो सक्रिय आ गए। फिर इनके काम देखो, तो अभी प्रोटीन का पाचन स्टार्ट ही होगा, तो जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोन्स पहले कंपोनेंट में बदलती है। मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आप पढ़ रहे हैं डाइजेशन, और डाइजेशन का मतलब होता है कि आप जटिल पदार्थों को, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीनों को धीरे 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 सरल पदार्थों में बदलेंगे। ठीक है, वही तो डाइजेशन हो रहा है। तो अभी जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही उनको एक साथ थोड़ी बदल देंगे। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में करते जाएंगे, और जो हमारी छोटी आंत्र है वहां पर हम उसका कंप्लीट डाइजेशन कर देंगे। ये कुछ बातें अभी हम पढ़ने वाले हैं, आप सभी जानते हैं ना। चलिए, तो अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो करेंगे छोटी आंत्र में पाचन। ठीक है, तो आज हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास मैटर ज़्यादा हो जाएगा। आप इतना ही याद कर पाएंगे, सफिशिएंट है आपके लिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, है ना। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि आमाशय में पाचन, आप इसको नोट करके बढ़िया तरीका से आप इसी को तैयार करना आज। और कल जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि आखिर स्मॉल इंटेस्टाइन में किस प्रकार भोजन का डाइजेशन होता है। तो कल हम अपने इस सेकंड टॉपिक पाचन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी बातें करते हैं अब कल। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, सुनो कि भाई ये जो आपकी क्लास है वो रेगुलर चल रही है, आप सभी को पता है। ठीक है, कहीं कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हो नहीं ये पता नहीं चलेंगी, बंद होंगी। तो भाई ये क्लास हैं जो आपके लिए रेगुलर हैं, जब तक स्कूल ओपन नहीं हो जाते, या उसके बाद भी क्या होता है ये अभी हम नहीं कह सकते। आप तो बिल्कुल फेयर कॉपी अपनी नोटबुक बना के रखो और सारी चीज़ें आप नोट करते हुए चलो। ठीक है, आपके लिए तो बहुत फायदे की बात है कि नहीं, कि आप पूरी चीज़ें नोट करते चलो। बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल से हमारे नोट्स चल रहे हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं 12th क्लास का जो सिलेबस है वो बिल्कुल आपके जैसा ही है।
तो 12th क्लास में भी यही चैप्टर हैं जो आपके चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको उनके नोट्स प्रोवाइड नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि आरवीएससी की थ्योरी और एनसीईआरटी की थ्योरी में थोड़ा डिफरेंट होता है 10-20% का, समझ रहे हैं? वहाँ कुछ अलग शब्द, यहाँ कुछ अलग शब्द, तो इसलिए हम आपको प्रॉपर नोट्स लिखा के चल रहे हैं, ठीक है? तो आप भी मेहनत करते हुए चलो भाई, साथ साथ हम कर रहे हैं तो आप भी कीजिए, तभी फायदा होगा दोनों का, हमारा भी और आपका भी, है ना? हाँ, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, स्पीड वगैरह में सभी सही है ना? चलो बिल्कुल इसी प्रकार आप चलते रहे ना। और अच्छी बात है, आप बहुत ज़्यादा बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अच्छी बात है। और आप वीडियो को ना पूरी देखा करो, है ना? डाउनलोड मत किया करो, उसको देखकर उसमें से लिखा करो, समझ रहे? हाँ, चलिए।